नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि हमारी भाषा में कुछ शब्द इतने दमदार और कह सकते हैं काव्यात्मक क्यों लगते हैं? इसका एक बहुत बड़ा राज छिपा है समास में। समास यानी शब्दों को मिलाकर एक नया, छोटा और लयबद्ध शब्द बनाने की एक कला। तो चलिए आज शब्दों की इसी धुन को, इसी लय को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सरल संगीतमय विचार से। ये पंक्ति देखिए, शब्दों का जब मेल हो जाए समास वो कहलाता है। कितना सिंपल है ना? जब शब्द मिलते हैं तो समास बन जाता है। ये सिर्फ ग्रामर का कोई रूल नहीं है, ये तो भाषा का संगीत है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये समास है क्या? देखिए, बहुत आसान भाषा में ये दो या दो से ज्यादा शब्दों को मिलाने का एक तरीका है जिससे एक नया और छोटा शब्द बन जाए। इसका मेन मकसद क्या है? संक्षेपण, मतलब अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहना। और ये होता कैसे है? बस बीच के जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं उनको हटाकर। ठीक है, अब इसे और गहराई से समझने के लिए चलिए एक सवाल पूछते हैं। जब दो शब्द जुड़ते हैं तो जो नया शब्द बनता है उसमें पावर किसके पास होती है? बॉस कौन है, पहला शब्द या दूसरा? बस इसी सवाल के जवाब में ही समास के पहले दो प्रकार छिपे हुए हैं। तो सबसे पहले आता है अव्ययी भाव समास। और मजे की बात यह है कि इसके नाम में ही इसका राज छिपा है। इसमें पहला पद यानी शब्द का पहला हिस्सा ही मेन होता है। वही लीडर है और वही पूरे शब्द का मतलब, उसका मिजाज तय करता है। अब इसे याद रखने की एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है। आगे उपसर्ग, काम है स्वर्ग। मतलब अगर किसी शब्द की शुरू में कोई उपसर्ग लगा दिख जाए, जैसे कि यथा, प्रति, आ, तो बस समझ जाइए कि काम हो गया। ये पक्का अव्ययी भाव समास है। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। चलो कुछ उदाहरण देखते हैं। यथाशक्ति, इसका मतलब है शक्ति के अनुसार। यहां असली बॉस कौन है? यथा, है ना? इसी तरह प्रतिदिन में प्रति शब्द मेन है। और हां, रातों रात जैसे शब्दों में जब एक ही शब्द दोबारा आता है तो वो भी अव्ययीभावी होता है। पहला हिस्सा ही सब कुछ है। चलिए अब कहानी को पलटते हैं। अब आते हैं दूसरे टाइप पर, तत्पुरुष समास। ये अव्ययी भाव का एकदम उल्टा है। यहां पहला शब्द नहीं बल्कि दूसरा शब्द ज्यादा जरूरी है। वही कहानी का हीरो है। और इसे पहचानने का मंत्र क्या है? कारक का मेल, समास का खेल। इसका मतलब है कि जब हम शब्द को तोड़ते हैं या कहें उसका विग्रह करते हैं तो बीच में कुछ छिपे हुए शब्द बाहर आ जाते हैं, जैसे का, के लिए, से, में। इन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। बस यही इसका सबसे बड़ा सुराग है। उदाहरण से समझते हैं। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। यहां बात किसकी हो रही है, राजा की या पुत्र की? जाहिर है पुत्र की, जो कि दूसरा शब्द है। यज्ञशाला को तोड़ें तो बनता है यज्ञ के लिए शाला। मेन चीज क्या है? शाला, दूसरा शब्द। और तुलसीकृत का मतलब है तुलसी द्वारा रचित। यहां भी दूसरे पद की ही अहमियत है। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अगले ग्रुप की तरफ। इस ग्रुप में वो समास हैं जो शब्दों से एक तस्वीर सी बना देते हैं। ये या तो किसी की क्वालिटी बताते हैं या गिनती या फिर बराबरी के जोड़ों की बात करते हैं। यहां दो समासों को आमने सामने रखकर समझते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। एक तरफ है कर्मधारय। ये कैसा है इस सवाल का जवाब देता है। जैसे नीलकमल, कमल कैसा है? नीला है। तो एक शब्द क्वालिटी बता रहा है, यानी विशेषण है। और दूसरी तरफ है द्विगु। ये बहुत सीधा है, ये बस गिनती बताता है। इसका पहला शब्द हमेशा एक नंबर होगा, जैसे चौराहा मतलब 4 राहों का समूह। सिंपल। तो एक क्वालिटी, दूसरा क्वांटिटी। अब बारी है द्वंद्व समास की। यहां मामला थोड़ा अलग है। यहां कोई एक बॉस नहीं है, कोई लीडर नहीं है। यहां दोनों शब्द बराबर के पार्टनर हैं। दोनों की इंपॉर्टेंस एक जैसी है। और इसको याद रखने का नियम भी यही है, दोनों पद महान, योजक की पहचान। मतलब दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर या तो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं या फिर एक नेचुरल पेयर बनाते हैं। और जब इन्हें तोड़ते हैं ना, तो बीच में और या जैसे शब्द आ जाते हैं। इसके उदाहरण तो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। माता पिता यानी माता और पिता। दिन रात मतलब दिन और रात। अपना पराया। और एक और दिलचस्प उदाहरण है धर्माधर्म, जिसका मतलब है धर्म और अधर्म। इन सब में दोनों शब्दों का वजन एकदम बराबर है। चलिए अब आते हैं समास के सबसे मजेदार और कह सकते हैं सबसे रहस्यमयी टाइप पर,
यहाँ शब्द का मतलब वो बिल्कुल नहीं होता जो हमें दिख रहा है, इसका मतलब तो कुछ और ही निकलता है। इसका नाम है बहुव्रीहि समास। इसमें न तो पहला शब्द मेन है न ही दूसरा। यहाँ दोनों मिलकर किसी तीसरे ही एक स्पेशल मीनिंग की तरफ इशारा करते हैं। और इसे पहचानने का मंत्र क्या है? तीसरा अर्थ निकले, भगवान के नाम आए। मतलब जो नया मतलब निकलता है वो अक्सर देवी देवताओं या मिथोलॉजी के किसी फेमस कैरेक्टर का नाम होता है। ये शब्द एक तरह से किसी की पहचान बन जाते हैं। आइए इसके कुछ क्लासिक उदाहरण देखते हैं, सब साफ हो जाएगा। लंबोदर, इसका सीधा सीधा मतलब है जिसका पेट लंबा हो। लेकिन क्या हम किसी भी लंबे पेट वाले को लंबोदर कहते हैं? नहीं, ये नाम भगवान गणेश के लिए फिक्स है। वैसे ही दशानन, मतलब 10 मुंह वाला, ये रावण के लिए कहा जाता है। और पीतांबर यानी पीले कपड़े पहनने वाला, ये शब्द भगवान कृष्ण से जुड़ा है। तो यहां जो छिपा हुआ तीसरा अर्थ है वही सब कुछ है। लेकिन अब एक मुश्किल सवाल, क्या होगा जब एक ही शब्द दो अलग अलग समास की डेफिनेशन में फिट हो रहा हो? तब कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा समास है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। और इसका जवाब छिपा है शब्द को तोड़ने के तरीके में, जिसे हम कहते हैं विग्रह। विग्रह ही तय करता है कि समास कौन सा है। नीलकंठ शब्द का उदाहरण लेते हैं। अगर हम इसे तोड़कर कहें नीला है जो कंठ, तो हम कंठ यानी गले की क्वालिटी बता रहे हैं, तो ये हुआ कर्मधारय। लेकिन अगर हम कहें नीला है कंठ जिनका, तो हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, यानी भगवान शिव की, और तब ये बन जाता है बहुव्रीहि। तो सारा खेल इस बात का है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो चलिए एक बार फटाफट समास की इस पूरी धुन को दोहरा लेते हैं। अव्ययी भाव, इसमें आगे उपसर्ग लगा होता है। तत्पुरुष, इसमें कारक चिन्ह छिपे होते हैं। कर्मधारय क्वालिटी बताता है। और द्विगु गिनती। द्वंद्व में दोनों पार्टनर बराबर के होते हैं। और बहुव्रीहि में एक तीसरा छिपा हुआ मतलब निकलता है ना ये कमाल की चीट शीट। तो अब जब ये पूरा पैटर्न साफ हो चुका है तो एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमारे आसपास हमारी भाषा में ऐसे और कौन कौन से शब्द हैं जिनके अंदर एक पूरी कहानी छुपी हुई है और जो बस इस इंतजार में हैं कि कोई उन्हें तोड़कर उनके असली मतलब को समझे।